वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक वाटर रिसोर्स में। हम लोग आज इस टॉपिक को देखेंगे। तो वाटर रिसोर्स हमारी धरती पे लगभग क्या है कि 3/4 जो हमारा अर्थ है वो पूरी सरफेस का 3/4 हमारा क्या है उसमें तो पानी है। ठीक है, यानी कि हम ये कुल मिलाकर यह भी कह सकते हैं कि इस धरती पे ठीक है कुल क्षेत्रफल का करीब 70% क्या है पानी है। अब ये जो पानी है इसमें एक साइकिल होता है जिसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ये इसके कारण से क्या होता है कि ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। ठीक है ना, हमारा जो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो किसके कारण, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कारण। हम लोग आगे समझेंगे कि वास्तविक में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है। अब देखेंगे सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट एस्टिमेट 2003 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अभी तक हम लोग ने क्या जाना था कि 70% वाटर है, जिसमें से कि 70% में क्या है कि आपका ज़्यादातर जो पानी है वो समुद्र में है। ठीक है, और 1% लेस देन, ठीक है ना, 1% यानी 1% से भी कम है वो हमारा फ्रेश वाटर है। ठीक है, 1% से भी क्या है कम हमारा फ्रेश वाटर है। अब 1% में भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 70% जो आपका है वो किस रूप में है, तो वो ग्लेशियर के रूप में है, और 30% आपका ग्राउंड वाटर के रूप में। ठीक है, ये 30% ग्राउंड वाटर है और 70% आपका ग्लेशियर है, जो क्या 1% से भी कम है, ये उसका 70%। इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कितना ज़्यादा कम है। ठीक है, अब वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, कि वाटर स्कैर्सिटी यानी कि पानी से होने वाली कमी, ठीक है, और पानी की ज़रूरत के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज के समय में शॉर्टेज ऑफ वाटर एक बहुत ही आम बात होके रह गया है, जिसका कारण क्या है कि एक वैसा सिचुएशन आज लोगों को हो गया है, लोगों के पास एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कि लोगों को उसके ज़रूरत के हिसाब से भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब वाटर हमारे आम जीवन में कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग जानते ही हैं। अब कारण क्या है वाटर स्कैर्सिटी का, ठीक है, तो एक फ्लैंक मार्क जो कि एक स्वीडिश एक्सपर्ट हैं, उनके अनुसार क्या कहना है कि वाटर स्ट्रेस अकर व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी बिटवीन 1000 एंड 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर, यानी कि साल में प्रति व्यक्ति 1000 से लेकर 1600, ठीक है, 1600 क्यूबिक मीटर तक प्रत्येक व्यक्ति का सालाना अगर क्या है अवेलेबिलिटी है, यानी किसी एक व्यक्ति को साल में इतना ही पानी अगर उपलब्ध हो रहा है तो हम समझेंगे कि वो क्या है, वो वाटर स्कैर्सिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इन सभी चीज से निपटने के लिए, ठीक है, हम लोग के द्वारा एक कदम, सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया। ठीक है, और हम लोग एक काम करते हैं, वो है क्या कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का, ठीक है, फ़ायदा क्या है, तो ये क्या करता है, जो रेन वाटर होता है वो हमारा नेचुरल वाटर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पीने के रूप में भी कर सकते हैं, पीने के पानी के रूप में। इसका काम हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, जो रेन वाटर है। क्यों, क्योंकि रेन वाटर, जब रेन वाटर में हम लोग जो रेन का जो वाटर होता है ना, तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि जब पानी पड़ता है तो पानी पड़ने के बाद, है ना, शहरी क्षेत्र में चूंकि वहाँ का जो सरफेस है वो क्या होता है, काफ़ी टफ सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, जिसके कारण वो पानी नाले में और नाले से नदी में चला जाता है और फिर नदी के रास्ते होते हुए वो समुद्र में चला जाता है, जिसके कारण पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा को हम खो देते हैं। अगर उस रेन वाटर को हमारे द्वारा अगर स्टोर कर लिया जाए, हम लोग अगर उसको स्टोर कर लेते हैं तो उसका इस्तेमाल हम लोग अपने आम जीवन में, कई आम जीवन में जो पानी की जो ज़रूरतें हैं उसको हम लोग उससे पूरा कर सकते हैं। फिर इस पानी की इस्तेमाल हम लोग, ये जो रेन वाटर है इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों को ठंडा करने में, गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हमारा घर जो बेसमेंट काफ़ी गर्म होता हो जाता है, तो हम इस पानी का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। उस पानी की मदद से, हाँ,
इट हेल्प इन मीटिंग आवर ग्रोइंग वाटर नीड्स। ठीक है, ये हमारे पानी की ज़रूरतों को क्या कर सकता है, जो बढ़ती ज़रूरतों को क्या कर सकता है, ये खत्म कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अभी इंडिया में क्या है कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया which has made rooftop rainwater harvesting a structure compulsory to all the house across। यानी कि भारत में जो तमिलनाडु एक, ठीक है ना, स्टेट है जहाँ ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आप रूफटॉप, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को आप लगाएंगे। रीज़न, क्योंकि वहाँ जो वाटर स्कैर्सिटी जो देखने के लिए मिला है, ठीक है, तो उससे वहाँ के सरकार, वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दें, ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा पानी को बचा पाएंगे। ग्राउंड वाटर को हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड वाटर एक्चुअली में होता क्या है। तो धरती के सतह के नीचे जो पानी जो स्टोर होता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कि मान लो ये जो सतह पे जो पानी होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये पानी क्या होता है कि जब गर्मी पड़ने से ये वेपराइज्ड हो जाता है, ठीक है ना, और ये क्या होता है, क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, और वापस से ये कंडेंस्ड होकर फिर दूसरी जगह जाकर ये ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक है ना, बरस पड़ता है। उससे क्या होता है कि जहाँ ये ज़मीन पर, अब एक बात समझो, यहाँ मान लो कोई समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, यहाँ से पानी ये उठा और ये ग्राउंड यानी कि लैंड पे आकर गिरा। तो समुद्र में जो पानी जब यहाँ से वेपराइज्ड हुआ तो यहाँ से केवल वाटर ऊपर आया। ठीक है, और इसमें जो साल्ट है, जो नमक है, वो यहीं रह गया। अब ये पानी आया, अब ये लैंड पे गिरा तो ये फ्रेश वाटर हमको मिला। ठीक है ना, तो इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कारण ही, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कारण ही हम लोग को फ्रेश वाटर क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, नेचर की मदद से हम लोगों को मिलता है। दूसरा देखेंगे एक्वीफर क्या होता है, तो एक लेयर होता है रॉक और सॉइल का, ठीक है ना, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि एक्वीफायर क्या होता है कि ए लेयर ऑफ रॉक एंड सॉइल विच कैन एब्जॉर्ब एंड होल्ड वाटर। ठीक है ना, कि एक लेयर होता है रॉक और सॉइल का, ठीक है, क्या होता है, रॉक और सॉइल का एक लेयर होता है जो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब और होल्ड करके रखता है। ठीक है, एक्वीफायर पानी को एब्जॉर्ब और होल्ड करके रखता है। ठीक है ना, वाटर स्ट्रेस क्या होता है, दिस अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर वाटर एक्सेस, यानी कि पानी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है ना, एमंग ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, किसी सर्टेन पीरियड में, व्हेन पुअर क्वालिटी रिस्ट्रिक्ट इट्स यूज्ड, उसको हम लोग वाटर स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो जाए और हमारे पास पानी भी अवेलेबल ना हो, है ना, एक्सीड द अवेलेबल अमाउंट ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड, किसी खास पीरियड के लिए क्या हो, पानी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अभी देखेंगे हम लोग फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर हम लोग ने देखा कि फ्रेश वाटर का जो 70% है वो ग्लेशियर के रूप में और 30% होता है जो ग्राउंड वाटर के रूप में हमारे पास है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे, जैसे कि एम्बैंकमेंट हो गया, डैम हो गया, या फिर टिम्बर डैम। ये एक तरीके का बांध होता है, डैम होता है, जिसकी मदद से, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं कि पानी को स्टोर करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि वाटर को स्टोर करने के बाद उसे अपने किसी अन्य मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। इन ज़्यादातर केस में जो वाटर स्कैर्सिटी है उसका रीज़न है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर पानी का सही रूप से हमारे सोशल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है ना, लोग के द्वारा पानी का सही रूप से इस्तेमाल नहीं करना, यूं ही बेवजह पानी को बर्बाद करते रहना, ये एक बहुत बड़ा कारण है आज वाटर स्कैर्सिटी का। ठीक है, अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो लोगों के बीच में लोगों की आबादी भी बढ़ते जा रही है। अब जब लोगों का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए डिमांड भी पानी का क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर पानी का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो, और हमारा ग्राउंड वाटर जो पहले रिचार्ज हो रहा था, आज के समय में हमारा ग्राउंड वाटर उतना नहीं रह गया जितना कि कंपेयर 10 साल 15 साल पहले हुआ करता था, जिसके कारण हम लोग वाटर स्कैर्सिटी का, है ना, आज सामना करना पड़ रहा है। फिर टू प्रोवाइड, अब देखो जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जब पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा होगा तो क्या होगा कि लोगों को फूड की आवश्यकता होगी। अब फूड कहाँ से मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा एग्रीकल्चर से मिलेगा। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर कब होगा, जब आपको, ठीक है ना, आपको एग्रीकल्चर कब होगा, जब आपके पास
पानी अवेलेबल होगा। तो ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता, तभी तो आपको ज़्यादा फूड मिलेगा। अगर एक चीज़ में कमी आ जाएगी यानी पानी ही नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, और जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो फिर आपको खाना कहाँ से मिलेगा। ठीक है, देखेंगे इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि आज के समय में क्या हो रहा है कि लोग, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। जगह जगह क्या किया जा रहा है, इंडस्ट्री। ठीक है, अगर इंडस्ट्री होगा तभी तो हमारा देश ग्रोथ होगा, और बहुत बड़े आबादी को अगर कुछ सप्लाई, ठीक है, करना होगा तो उसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में इंडस्ट्री का बहुत अहम भूमिका होता है। अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या होता है, उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, अब जब ज़्यादा इंडस्ट्री होगा तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और जब ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है ना, और पानी होगा नहीं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग जैसे कि देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशंस। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है जिसमें कि काफ़ी ह्यूज मात्रा में, काफ़ी ह्यूज पैमाने पे वाटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, और वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, या तो वो रिवर से मिलेगा या फिर, ठीक है ना, हम लोग उसके लिए कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलाकर, है ना, डैम बनाकर उसको वाटर अवेलेबल करवा सकें, या फिर हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी उसको थोड़ा बहुत पानी उसमें देते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये स्टेशन चल पाता है। अभी देखेंगे वाटर पॉल्यूशन के कारण भी हमें क्या है, देखो ये सभी पॉइंट वाटर स्कैर्सिटी को दिखाता है कि वाटर स्कैर्सिटी का क्या क्या कारण है। तो वाटर स्कैर्सिटी का एक और कारण निकल के आता है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, कि वाटर पॉल्यूटेड इतना ज़्यादा होते जा रहा है दिन पर दिन कि उसके कारण भी हमें पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब वाटर पॉल्यूशन होने का कारण क्या है कि हम लोगों के घरों से निकलने वाला जो भी कूड़ा कचरा होता है, हम लोग सीधे उसको क्या करते हैं, रिवर में जाकर डंप कर देते हैं, जिससे कि रिवर का पानी क्या होते जा रहा है, दिन पर दिन पॉल्यूटेड होते जा रहा है। और जब रिवर का पानी पॉल्यूटेड होते जा रहा है तो जब रिवर का पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा तो फिर हमें पीने के लिए जो साफ़ पानी है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा और हमें वाटर स्कैर्सिटी से जूझना पड़ेगा। आज के समय में जैसे कि गंगा और यमुना का हाल इसी कारण से इतना खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि गंगा और यमुना में, ठीक है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी कूड़ा कचरा है वो क्या किया जा रहा है कि सीधे रिवर में लाकर डंप कर दिया जा रहा है, जिससे कि जो हमारा रिवर है, जो गंगा और यमुना जैसी नदियां हैं, वो पॉल्यूटेड होती जा रही है। अभी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को हम लोग देखेंगे। तो देखो, हम लोग समझेंगे कि पहले मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है ना, तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट को बनाया क्यों जाता है, तो कोई नदी होता है, ठीक है ना, किसी नदी के ऊपर क्या किया जाता है कि एक डैम को बिल्ड किया जाता है। तो डैम को बिल्ड किया जाता है जिससे कि क्या होता है कि ये रिवर का जो नदी का जो पानी होता है उसको ये थोड़ा स्टोर कर लेता है और कम अमाउंट में पानी को निकलने देता है, यानी बहने देता है। ठीक है ना, तो हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में क्या समझें कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है, लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये भारत में ये आज़ादी के बाद इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी संबोधित किया गया। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट से केवल हमें पानी के रूप में ही नहीं बल्कि कई रूप में, ठीक है ना, हमें इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा मिला। ठीक है, ये इसीलिए इसका नाम मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट भी रखा गया कि मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट होता है ना, उससे केवल एक रूप से हमें फ़ायदा नहीं बल्कि जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट होता है ना, उससे कई रूप में हमको फ़ायदा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे क्या है, तो जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, अब देखो डैम है, ठीक है ना, तो डैम से क्या हो रहा है कि पानी निकल रहा है। तो हम फिजिक्स में हम लोग ने पढ़ा था कि जब पानी को, है ना, तेज स्पीड से, है ना, तेज धार से इसके ब्लेड के ऊपर गिराया जाता है, तो इसका जो रोटर होता है, जो ब्लेड है ना, ब्लेड रोटर से कनेक्ट होता है। अब ब्लेड घूमने के कारण क्या होता है, रोटर ये घूमने लगता है और इसको फिर कनेक्ट किया रहता है डायनेमो से, जिससे कि डायनेमो घूमने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमारा प्रोड्यूस्ड होने लगता है। ठीक है,
दूसरा हम लोग देखेंगे कि सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन में भी ये हमारी मदद करता है। जैसे कि अगर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के तहत अगर कोई डैम को बनाया गया है, ठीक है ना? अगर किसी डैम को बनाया गया है, तो डैम क्या करता है? पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर पानी के फ्लो को अगर कंट्रोल नहीं करेगा, तो बाढ़ जैसी समस्याओं से हमको जूझना पड़ेगा। और जब बाढ़ आता है, तो वो क्या करता है कि मिट्टी को भी अपने साथ बहा ले जाता है, जिसके कारण हम लोग को, ठीक है ना, कि अब जगह-जगह देखते हैं कि यहाँ की मिट्टी को बहा ले गया, है ना? तो हमारे सॉइल कंजर्वेशन में वो क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। फ्लड को कंट्रोल करता है, बाढ़ पे नियंत्रण करता है। अब देखो इरिगेशन, तो जब डैम बना, ठीक है ना, तो डैम बनने के बाद क्या हुआ कि पानी को ये स्टोर करके रख रहा है। अब उस पानी का इस्तेमाल हम लोग क्या के रूप में कर रहे हैं? इरिगेशन के कारण कर रहे हैं, है ना? इरिगेशन के लिए कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, कि उसके चारों ओर उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे ढेर सारा पेड़ पौधा लगाते हैं, ठीक है ना? बताया ही गया है कि रिवर के किनारे, है ना, पेड़ पौधे को लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मिट्टी को, उसकी जो जो पेड़ पौधा होता है, ठीक है ना, प्लांट लगाने से, ट्री को लगाने से क्या होता है कि उसका जो जड़ होता है, वो सॉइल को क्या करता है? पकड़ के रखता है, जिससे कि सॉइल, वहाँ से मिट्टी है जो बह नहीं पाता है, और साथ में ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या रखता है? क्लीन रखता है, ठीक है? अब जो पानी डैम में जो जमा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? फिशरीज कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, जिसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी देखेंगे हम लोग वाटर नेविगेशन। तो नदी में वाटर नेविगेशन तो तभी संभव है जब हमारे रिवर में क्या हो? पानी मौजूद हो, ठीक है? और जब तेजी से बरसात के दिनों में क्या होता है? नदी में बहुत पानी होता है। वही गर्मी आते-आते वो पानी क्या होता है? सूखता चला जाता है, ठीक है ना? तो नदी में हमेशा पानी बना रहे, तो उसके लिए डैम को बिल्ड किया जाता है, डैम को बनाया जाता है। और जब डैम बना है, ठीक है, तो क्या होगा? नदी में पानी होगा, जिससे कि हम लोग वाटर नेविगेशन का भी काम कर सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह आने-जाने के लिए हम रिवर, यानी कि नदी की सहायता हम लोग ले सकते हैं। टूरिज्म, अब देखेंगे कि टूरिज्म अट्रैक्शन भी बनता है, जैसे कि बोटिंग हो गया, और भी कई, ठीक है, और भी कई इंटरटेनमेंट का जो काम है, ठीक है ना, वो पानियों में, नदी में किया जाता है, जैसे कि स्विमिंग हो गया, ठीक है, बोटिंग हो गया। तो ये सब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जैसे कि उसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, तो वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, एज वेल एज ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, डिस्प्लेस वाई। अब देखो क्या होता है कि देखो, कुछ तो फ़ायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। जब कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है, ठीक है ना? जब कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है, ठीक है ना? तो बड़े पैमाने पे क्या किया जाता है? लैंड को एक्वायर्ड किया जाता है, ठीक है ना? जब लैंड एक्वायर्ड किया जाता है, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों को उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना होता है, ठीक है? लेकिन फिर लोगों को यह भी फ़ायदा होता है उस प्रोजेक्ट से, ठीक है ना? कि अब वो जो नदी है, ठीक है ना? अब वो नदी है, तो नदी के में जो पानी है, उससे एग्रीकल्चर में उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो मानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है एग्रीकल्चर के लिए, और भी कई कारणों, ठीक है ना? क्योंकि जब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आता है, तो कोई छोटा-मोटा वो प्रोजेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना? वो हज़ारों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है ना? एक जगह से दूसरी जगह हज़ारों लोगों को जाना पड़ जाता है, ठीक है? जिसके कारण उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको अगर कोई एक अपना जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़े, तो क्या आप पर बीतेगा? अभी देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जैसे कि फिश रिजर्व है ना, डैम डू नॉट गेट्स, ठीक है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन मटेरियल। अब जो फिश वगैरह को क्या न्यूट्रिशन मटेरियल मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे का जो पानी है वो क्या है? वो स्टोर रहता है, वो बहता नहीं है, ठीक है ना? पानी जब कंटिन्यू जब फ्लो करता है, तो क्या करता है? अपने साथ बहुत सारा ह्यूम्स वगैरह को अपने साथ मिलाते हुए वो आगे बढ़ता है। लेकिन चूँकि वो एक ही जगह पानी स्टोर्ड है, ठीक है ना? तो जब वो पानी एक ही जगह स्टोर्ड है, ठीक है ना? तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं हो पाता है। फिर चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है ना? अब उसके हिसाब से लोगों को, ठीक है ना, पानी क्या मतलब शिफ्टिंग टू वाटर, ठीक है? अब लोगों को अपना क्रॉपिंग पैटर्न, देखो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब फसल का जो पैटर्न होता है ना, कि ये लगाएँगे, इसके बाद हम, है ना, अभी हम लोग चावल लगाएँ, चावल के बाद ये लगाएँ, है ना? तो इसके अनुसार लोगों को अपना पैटर्न भी बदलना पड़ता है, ठीक है? अब हम लोग कुछ
रिवर्स के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, ठीक है, और पूछा जाता है, जैसे कि सलाल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सलाल प्रोजेक्ट चिनाब नदी के ऊपर है, ठीक है ना। कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो चिनाब। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट सतलज नदी के ऊपर है। टेहरी, ठीक है ना, टेहरी है, जो टिहरी है वो इंडिया का क्या है, तो सबसे ऊंचा है, ठीक है ना, सबसे क्या है, ऊंचा है, ठीक है। ये भागीरथी पे है, ये किस पे है, भागीरथी पे है, ठीक है ना। अब एक बात और समझो, एक है भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, वो भी क्या है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, लेकिन दोनों में अंतर समझेंगे। टिहरी जो है ना, वो क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र में है, ठीक है, और ये जिसको हम लोग गुरुत्वीय बांध के रूप में भी एक को जानते हैं, ठीक है, और ये सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। इसमें पूछेगा कि गुरुत्वीय बांध यानी कि इम्ब्रैंकमेंट, हाईएस्ट इम्ब्रैंकमेंट डैम जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम टिहरी को नहीं आंसर करेंगे। हाईएस्ट इम्ब्रैंकमेंट बोलेगा तो टिहरी हो जाएगा, और हाईएस्ट डैम केवल बोलेगा तो भाखड़ा नंगल डैम हो जाएगा, ठीक है। फिर नरौरा गंगा नदी के ऊपर है। राणा प्रताप चंबल, गांधी सागर डैम चंबल, कोटा बैराज ये भी चंबल नदी के ऊपर है, ठीक है ना। सरदार सरोवर जो कि गुजरात में है, ठीक है। अब नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाने का जो मेन कारण था वो था इस नदी में बहने वाली तेज, है ना, धारा। इसमें पानी का बहाव इतना तेज होता था ना कि ये हमेशा बाढ़ ले आता था, जिसके लिए, है ना, सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया गया, ठीक है, और काफ़ी बड़े एरिया को अब बाढ़ से बचा लिया गया। अभी देखेंगे प्रवरा, ये भी गोदावरी के ऊपर है, ठीक है। ये तो उतना इम्पोर्टेंट ये सब डैम नहीं है। हाँ, एक है नागा अर्जुन जो कि कृष्णा नदी के ऊपर है। मेटूर जो कावेरी नदी के ऊपर है, ठीक है। पेरियार के ऊपर है। हीराकुंड इंडिया का अगर सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा डैम, ठीक है, लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे लंबा डैम अगर बोला जाएगा तो वो कौन सा है आपका, हीराकुंड, जो कि महानदी के ऊपर है, ठीक है ना। और ये उड़ीसा में है। ये भारत के किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है ना, हीराकुंड। फिर उसके बाद तिलैया हो गया, ये सब हो गया, ये दामोदर नदी के ऊपर है जो कि झारखंड में है, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट था दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये दामोदर रिवर के ऊपर है, ये, ठीक है ना, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड, ठीक है, ये इन दोनों राज्य का, ठीक है ना, ये मिला हुआ, ठीक है ना, कंबाइंड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, जिससे कि इन दोनों राज्यों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अभी देखेंगे मूवमेंट अगेंस्ट, ठीक है, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट। तो देखो हम लोग सरदार सरोवर डैम के बारे में देखते हैं, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं कि देखो सरदार सरोवर डैम के बारे में हमने बताया था कि ये कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है ना, ये गुजरात में है। और पहले भी हमने बताया कि जब कोई डैम बनता है ना, तो कोई डैम बनता है तो क्या होता है, वो केवल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए वो बनाया जाता है, ठीक है ना। अब उससे क्या होता है कि लोग अपना फार्मर को खेती के लिए पानी मिल रहा है, ठीक है ना, बाढ़ की समस्या से उसको छुटकारा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, और भी कई बेनिफिट्स उसको मिलता है। अभी देखेंगे एक है रिहंद वैली प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ये सोन नदी के ऊपर है जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है, इसको लगाया गया है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इसके लगने के कारण मैसिव डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू विच अफेक्टिंग पब्लिक अगेंस्ट सॉरी एगिटेशन, यानी कि जब वो लगा, ठीक है ना, तो बहुत सारे, अब पहले भी हमने समझा कि कोई भी जब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जब आता है, ठीक है, जब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जब लगाया जाता है, बड़े बड़े डैम का जब निर्माण किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, ठीक है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग फाइनली देखेंगे और ध्यान से इसको पढ़ के जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस क्या होता है, ये पानी को स्टोर करता है, ठीक है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, ये पानी को स्टोर करता है, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पे डायग्राम की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि, ठीक है, कि घर के ऊपर कैसे पानी आ रहा है ना, वर्षा का पानी छतों पे पड़ता है, और फिर ये पानी क्या होता है ना, इसको जब देखो, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये छत है, ठीक है ना, ये घर का छत होता है, ठीक है ना। छत पे जैसे ही वर्षा का, ठीक है, ये जब बरसात का ये जो पानी आता है उसको फिर पाइप से लेकर क्या किया जाता है, तो यहाँ पे एक, ठीक है, गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें इस पानी को भर दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मिट्टी से क्या होता है, ये रिस रिस कर धीरे धीरे अंदर चला जाता है, यानी जब वो अंदर जा रहा होता है तो इसी बीच में वो क्या हो जाता है,
फ़िल्टर हो जाता है ना, फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है और नीचे हमारा प्योर वाटर चला जाता है। ना कि सीधे पानी को हम लोग उसके ग्राउंड में, ठीक है ना, धरती के नीचे हम डायरेक्ट रूप से नहीं भेजते हैं। हम एक क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, उसमें उस पानी को डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। फिर वो पानी धीरे-धीरे रिसर्च कर क्या होता है कि ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसको वो क्या करता है, रिचार्ज करता है। ठीक है? तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। किसी भी तरीके का अगर आपको कोई समस्या है या फिर कोई आपकी शिकायत या फिर कुछ आप कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है? तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।